हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स। और बच्चों फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवाऊंगा ग्रेविटेशन चैप्टर। बच्चों ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर में मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत लोग करवा देते हैं और कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन बात आती है बच्चों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहीं हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते। तो मैं आपको यहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो कॉन्सेप्ट और उसके साथ में उसके बनने वाले न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चलिए करते हैं ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर को स्टार्ट। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस लेक्चर को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त भी ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना चाहते हैं और उनको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो भी फिजिक्स सीखना चाहते हैं, तो इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, पहली बार आए हैं, वो लेक्चर को कंप्लीट देखें और कंप्लीट देखने के बाद अगर लेक्चर पसंद आए तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, जो कि है क्लास 11th की फिजिक्स से। और इस लेक्चर को क्लास 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। अगर उनको ग्रेविटेशन लॉ जानना है, उनको न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ सीखना है, तो इसको क्लास 9th वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो जो बच्चे जो साथी आपके क्लास 9th में हैं, जो आपके छोटे भाई बहन क्लास 9th में हैं, उन बच्चों को भी ये लेक्चर जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले बच्चों ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? बच्चों न्यूटन्स ने क्या कहा अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? ये कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में एक मास पार्टिकल दूसरे मास पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, एवरी अदर पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन ने क्या बोला था कि इस पूरे यूनिवर्स में हर मास पार्टिकल दूसरे मास पार्टिकल को एक फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करता है। अब वो जो फोर्स है, उसी फोर्स के बारे में मैथमेटिकली कैलकुलेशन दी उन्होंने अपने लॉ में। तो जरा सीखते हैं। देखिए उन्होंने बोला कि अगर दो मास पार्टिकल हैं, सपोज यहां पर रखा है मास पार्टिकल 1 और यहां रखा है दूसरा पार्टिकल m2। दो मास पार्टिकल हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है r। तो ये वाला जो मास पार्टिकल है वो इस मास पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, किस तरफ? अट्रैक्शन का फोर्स होगा इस तरफ। और ये वाला जो मास पार्टिकल है वो इस मास पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा किस तरफ? इस तरफ। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स है। किसका फोर्स है बच्चों? अट्रैक्शन का फोर्स। तो एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेज। बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या बोला? दो स्टेटमेंट बोले। पहला स्टेटमेंट कि फोर्स जो अट्रैक्शन का फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाया जाए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बच्चों दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया जाए तो क्या बनता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स आ गया। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। मैथमेटिकली इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, तो F इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। ये फॉर्मूला आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जहां पर g क्या है? वेयर g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बच्चों इस कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है पूरे यूनिवर्स में 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। राइट? तो आपको कैपिटल G की वैल्यू याद रखनी है कितनी? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक बार फिर से समझ लो।
एक बार फिर से समझ लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इन्होंने क्या बोला कि इस पूरे यूनिवर्स में हर मास पार्टिकल एक दूसरे मास पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और एक फोर्स के साथ में अट्रैक्ट करेगा। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों इक्वेशंस को जब मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहां से हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट आ गया, और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? कैपिटल G। तो F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार चेकआउट करें। अगर कोई डाउट है यहां पर किसी को भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। राइट, तो ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? टू हैवी पार्टिकल्स ऑफ मासेस 40 kg एंड 60 kg attract each other with a force of 4 into 10 to the power 5 Newton. If G is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square, calculate the distance between them. उन्होंने क्या बोला है? दो मास पार्टिकल है बच्चों, एक 40 kg का है और एक 60 kg का है। देखो दो मास पार्टिकल है, एक है m1 और एक है m2। बच्चों इनके बीच में कुछ सेपरेशन भी है r, राइट। तो m1 हमें दिया है 40 kg, m2 दिया है हमें 60 kg। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमसे क्वेश्चन में पूछी है। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स। फोर्स हमें दिया है बच्चों 4 into 10 to the power minus 5। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या बन जाएगा फॉर्मूला? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर लिखना है। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट? तो चलिए करते हैं। देखो हमें फोर्स दिया हुआ है बच्चों 4 into 10 to the power minus 5 is equals to 6.67 into 10 to the power minus 11। ये कैपिटल G की वैल्यू जो कि फिक्स है और क्वेश्चन में भी गिवन है। m1 कितना है? 40 into 60 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये मुझे कैलकुलेट करना है। गॉट इट? तो देखो ये 4 से ये 4 गया 10 टाइम्स, क्योंकि 40 है ना, पूरा 10 टाइम चला गया। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 600 डिवाइड बाई 10 to the power minus 5। इसे 10 to the power minus 5 से ये कैंसिल आउट हुआ 10 to the power minus 6 टाइम। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 600 इंटू 10 to the power minus 6। अब बच्चों यहाँ से अगर आप ये दो जीरो भी कैंसिल आउट कर दो, 1 और 2 तो 100 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 to the power बचेगा यहाँ पर माइनस के 4। कितना बचेगा? 10 to the power minus 4। तो आर स्क्वायर आ गया अपने पास 6.67 इंटू 6 इंटू 10 to the power minus 4। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 6.67 इंटू 6.67 इंटू 6 कहीं ये हो जाएगा 40.02। तो यहां से आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40.02 इंटू 10 to the power minus 4। अब यहां से हमें लेना है रूट, यहां से मुझे लेना है रूट। तो बच्चों 40 का रूट लेना है अपन को, 40.02 तो ये हो जाएगा 6.32। तो 6.3 समथिंग आ जाएगा यहां से, है ना। तो कितना आ जाएगा? 6.3 इंटू 10 to the power ये आ जाएगा -2 इट्स इन मीटर। तो ये आ गया अपने पास स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। क्लियर है? नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे और खुद से ट्राई करोगे तो कंफर्म है कि आपसे हर क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आपने खुद से ट्राई नहीं किया तो फिर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। भैया कोई खुद से ट्राई एक बार जरूर किया करें। उन टीचरों की बातों पे न जाएं जो ये कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सेव करके रख लो। स्क्रीनशॉट लेना अच्छी बात है, ले लो, लेकिन उसको साथ में कॉपी पेन लेके भी लिखो और नोटबुक में लिखोगे तो बात बनेगी। अगर नोटबुक से लिखोगे नहीं, पेन से लिखोगे नहीं नोटबुक में, तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं तब तक वो माइंड में नहीं जाएगा। सिर्फ देखने से या सुनने से बातें मजा नहीं आ पाता है, वो याद तो होती है लेकिन उतना मजा नहीं आ पाता है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेरिकल बॉडीज इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, देन बाय हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ द वन ऑफ द बॉडीज इज टू बी चेंज टू मेंटेन द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि अगर 2 स्फेरिकल बॉडीज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, देन हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन बॉडी टू बी चेंज्ड। तो हमें एक बॉडी का मास कितना चेंज करना पड़ेगा सेम ग्रेविटेशनल फोर्स रखने के लिए। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, कंसेप्ट को समझो। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये अपने पास एक स्फेरिकल बॉडी ये है और दूसरी स्फेरिकल बॉडी ये है, गॉट इट। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है बच्चों, आर सेपरेशन है। इस बॉडी का मास m, 2 स्फेरिकल बॉडीज इंक्रीज ना, इस बॉडी का मास m1 और इस बॉडी का मास m2। अभी सिचुएशन ये वाली है, तो इनके बीच में बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जिसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हमारी सिचुएशन है इनिशियल वाली। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फेरिकल बॉडीज इंक्रीज टू 4 टाइम्स, अगर मैंने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी उसको मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, डिस्टेंस को बच्चों मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है ना। डिस्टेंस को मैंने कितना बढ़ा दिया? 4 टाइम्स बढ़ा दिया। डिस्टेंस को मैंने 4 टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब आर डैश अब जो हो गया है वो हो गया 4 इंटू आर। बच्चों पहले वाले मास पार्टिकल को तो मैंने m1 ही रखा है, सेकंड वाले मास पार्टिकल को कितना चेंज करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अभी भी फर्स्ट इक्वेशन के बराबर हो। मतलब इन दोनों के बीच में बेसिकली फोर्स कितना होगा? F डैश विच इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 डैश डिवाइड बाई आर डैश का होल स्क्वायर। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन F और F डैश दोनों कैसे? इक्वल, क्योंकि हमें सेम ग्रेविटेशनल फोर्स रखना है। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू G m1 इंटू m2 डैश डिवाइड बाई आर डैश का होल स्क्वायर। कैंसल आउट करो, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसल आउट हुआ, m1 से m1 कैंसल आउट हुआ, गॉट इट। क्या बचेगा? m2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 डैश, यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि m2 डैश कितना हो जाएगा m2 के कंपेयर में। r डैश कितना है? 4r मतलब 16r स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा हुआ ना, तो जस्ट 16r स्क्वायर कितना हो गया? ये 16r स्क्वायर, गॉट इट। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहां से आ गया m2 डैश इज इक्वल टू 16 इंटू m2। इसका मतलब जो m2 वाला मास है वो अपन को 16 टाइम्स करना पड़ेगा, तब उन दोनों बॉडीज के बीच में सेम ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। कितना करना पड़ेगा अपन को? 16 टाइम्स, तब दोनों के बीच में सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बहुत प्यारा था, देख लो एक बार। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम रेडियस आर टचिंग ईच अदर। बच्चों सेम मटेरियल की बात कर रहा है, अगर मटेरियल सेम है तो इसका मतलब डेंसिटी भी सेम होगी, है ना। एंड सेम रेडियस आर टचिंग ईच अदर shows that gravitational force between them is directly proportional to r की पावर 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन ने बोला दो स्फीयर्स हैं जो कि एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं। देखिए दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर बच्चों ये वाला है और एक स्फीयर ये वाला है, दोनों एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं। इसका सेंटर यहाँ पे होगा और इसका सेंटर यहाँ पे होगा। सपोज इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। कितनी है? स्मॉल r। बच्चों इस वाले स्फीयर का मास m1 और इस वाले स्फीयर का मास m2, ऐसा मान लें। या दोनों का, क्योंकि दोनों का मटेरियल भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों का मास भी सेम होगा। तो इसका मास m और इसका मास भी m मान लेते हैं, है ना। दोनों का मास m है, दोनों का मास क्या है? m। सिमिलर मास ले लिया मैंने। अब m की कैलकुलेशन करते हैं। तो मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर्स है तो 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। ये आ गया मास, ये आ गया मास। अब दो मास पार्टिकल जो कि r डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा? कैपिटल G इज इक्वल टू, सॉरी F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट करो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G m1 कितना है? m और m2 भी कितना है? m। तो m इंटू m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू G इंटू, बच्चों m की वैल्यू कितनी है? 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी। सेम इसको भी रखो आप, 4/3 पाई आर क्यू इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो इस आर से इसको कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास जो F बचा, F इज इक्वल टू G इंटू, बच्चों 4 जा 16 बाई 3 जा 9, 3 जा 9 पाई का स्क्वायर इंटू डेंसिटी का स्क्वायर और इंटू आर की पावर 4। देखो एक आर क्यू ये रहा और एक आर ये रहा, तो आर की पावर 4। यहां से आ गया अपने पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो बच्चों ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कैसी हैं? कांस्टेंट है। ये सारी चीजें तो कैसी हैं? कांस्टेंट है। तो यहां से F किस पर डिपेंड कर रहा है? R की पावर 4 पर। तो मतलब यहां से बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। यही हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करवाया है। इट्स अ हैंड्स प्रूफ। देख लीजिए एक बार, यही क्वेश्चन में हमसे प्रूफ करवाया है। तो गाइज लेक्चर कैसा लग रहा है? बीच बीच में कमेंट जरूर करते रहें और अपने दोस्तों के साथ में लेक्चर को जरूर शेयर करें। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 हो गया, आप नोट करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कॉपी में नोट जरूर करें भाई। केवल स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में नोट करें, कॉपी बनाएं प्रॉपर, तब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़ें और चेकआउट करें कि क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो, फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस इज F इफ 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर ऑब्जेक्ट, देन फाइंड द न्यू फोर्स। बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला है? दो मास पार्टिकल हैं और इक्वल मासेस के हैं, वो कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं, उनके बीच में फोर्स है F। देखिए सिचुएशन समझो, एक मास पार्टिकल यहां पर है और एक मास पार्टिकल यहां पर है, इनके बीच का सेपरेशन है R। ये मास है M और ये भी मास है M, सिमिलर मास के हैं। इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? F इज इक्वल टू G M इंटू M बाई आर स्क्वायर। इसको बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब बोला है इफ 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से 25% मास दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया। समझो, इफ 25% मास इज transferred from one object to other, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट से 25% मास यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट से हमने इस ऑब्जेक्ट पे 25% ट्रांसफर किया है, तो इसका मास वो हो गया m1 और इसका मास हो गया m2। डिस्टेंस अभी भी दोनों के बीच में आ रही है, तो बच्चों m1 कितना हो जाएगा? m1 से 25% मास m2 पे चला गया है। m1 से 25% मास m2 पे चला गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि m1 पर
पहले से 25% कम हो गया। तो पहले कितना था m, अब 25% कम हो गया है ना। तो m1 इज इक्वल टू m माइनस के 25% ऑफ m, पहले का 25% चला गया है। तो m1 इज इक्वल टू m माइनस के 25/100% का मतलब 1/100 ऑफ m। तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो दैट इज 3/4m। ये आ गया मास नंबर 1। मास नंबर 1, बॉडी नंबर 1 पर इतना मास बचेगा, कितना 25% ट्रांसफर होने के बाद में कितना बचेगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा होगा है ना। m1 पर जो मास बचेगा बच्चा, m1 पर जो मास बचेगा कितना बचेगा, m माइनस के 1/4 ऑफ m, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू 4 और -1 दैट इज 3/4m। ये आ गया m1 पार्टिकल का मास। अब सेम वे m2 का निकालो। तो m2 इज इक्वल टू है ना, m2 का निकालते हैं। अब m2 पे क्या हुआ है, 25% एक्स्ट्रा आ गया है, मतलब पहले m2 पर m था, अब 25% ऑफ m ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए मैंने प्लस किया है। तो m2 इज इक्वल टू m प्लस 25% का मतलब 1/4 ऑफ m। 1/4 कैसा आया, 25/100। तो ये हो जाएगा m2 इज इक्वल टू 4 का इधर मल्टीप्लाई और 4 एक 5 दैट इज 5/4 ऑफ m। ये आ गया बच्चा पार्टिकल नंबर 2 का मास। ये पार्टिकल नंबर 1 का मास, ये पार्टिकल नंबर 2 का मास। गॉट इट। अब इन दोनों के बीच में जब पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 पर मास आ चुका है तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, F डैश कितना होगा, G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें न्यू फोर्स निकालना है जो कि हमारा कितना है, F डैश। तो अब ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड बाई फर्स्ट, दोनों को डिवाइड किया। तो F डैश इज द न्यू फोर्स डिवाइड बाई F विच इज इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई G m इंटू m बाई आर स्क्वायर। राइट, कौन कौन कैंसिल आउट हुआ, देखो G से G कैंसिल आउट हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, जो बचा उसे लिखें। तो F डैश बाई F इज इक्वल टू m1, बच्चों m1 कितना है 3/4m, इट इज 3/4m इंटू m2 कितना है बच्चों, इट इज 5/4m, इट इज 5/4 इंटू m डिवाइड बाई m इंटू m। अब देखो यहां से m से भी m गया, ये m से m मारा गया, ये m से ये m मारा गया। बात समझ आ रही है। अब क्या करना है, 5 3 जा 15 और 4 4 जा 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16। तो F डैश बाई F इज इक्वल टू 15/16। सो यहां से नया फोर्स आ गया, दैट इज F डैश इज इक्वल टू 15/16 इंटू F। सो दिस इज द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपका न्यू फोर्स आ गया। 25% ट्रांसफर होने के बाद में नया फोर्स कितना आ जाएगा, 15/16 इंटू F, 15/16 इंटू F, 15/16 इंटू F। गाइस क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m, ये m अलग है ना, m इनके बीच में स्पेस है। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस m आर मूविंग राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r ड्यू टू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्टिकल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए यहां पर m मास दिया है पार्टिकल का और यहां पर हमें रेडियस दी हुई है, रेडियस दिया है ना, क्या दिया है, रेडियस। क्वेश्चन ने क्या बोला है बच्चों कि एक सर्कल है, यहां पर ये इसका डायमीटर, सपोज ये क्या है इसका डायमीटर, या मैं थोड़ा और ऐसे बनाऊं इसको,
ये सर्कल, गॉट इट, ये इसकी डायमीटर, यहां पर एक पार्टिकल है और यहां पर एक पार्टिकल है, ये सेंटर, ये रेडियस है r। इस पार्टिकल का मास भी m है और इस पार्टिकल का मास भी m है। दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन से घूम रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, F = G m × m/r²। इतना होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों अगर कोई पार्टिकल सर्कल मोशन में घूमता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमता है तो दे रिक्वायर्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। दुनिया में किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घूमने के लिए, रोटेट करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर इन दोनों पार्टिकल्स को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट एज अ centripetal force between the two mass particles, right? So this gravitational force, right? So centripetal force provided by gravitational force, इसका मतलब जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है FCP, ये कहां से मिल रहा है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स से, जो कि घूमने के लिए जरूरी है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv² इज इक्वल्स टू फोर्स। अच्छा बच्चों देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, अच्छा ये r तो ये भी r होगा, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया 2r। तो यहां पर एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई, दैट इज 2r का होल स्क्वायर आएगा ये, गॉट इट, क्योंकि डिस्टेंस 2r है। चलिए तो f है ना, तो mv²/r इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कहानी को बनाना है। तो देखो mv² r इज इक्वल्स टू f कितना दिया है, g इंटू m² 2r का होल स्क्वायर, देखो एक m से m कैंसिल आउट हुआ, तो v² r इज इक्वल्स टू g इंटू m डिवाइड बाई 4r², एक r से एक r भी गया, तो v² इज इक्वल्स टू gm/4r। तो यहां से अगर मैंने वेलोसिटी निकाली तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू gm/4r। ये तो आ गई वेलोसिटी बच्चों, ये तो आ गई वेलोसिटी, बट मुझे कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2πr/v, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ये कैसे आया, याद करो सर्कुलर मोशन, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं यहां पर। हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा कितना होता है 2π/t, तो t को इधर ले जाओ तो t इज इक्वल्स टू 2πr/v। ये सर्कुलर मोशन से आया है, राइट, ये कहां से आया है, सर्कुलर मोशन से। तो फॉर्मूला आ गया t इज इक्वल्स टू 2πr/v। अब v हमारे पास है, v हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, तो t इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाई v की वैल्यू कितनी है, रूट में, अच्छा रूट नहीं लगाया मैंने इस पर, उसके रूट ऑफ gm/4r है ना, उसके रूट ऑफ gm/4r। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं इसका, जी, उसके रूट ऑफ gm/4r। अब इसको आप अरेंज कर लो, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, आपको जितना आंसर चाहिए उस फॉर्मेट में इसको आप अरेंज कर सकते हो। अरेंज करें क्या, देखो t इज इक्वल्स टू, ये 4r जब यहां से 2 तो बाहर आ जाएगा, देखो 2πr, ये 4r ऊपर चला गया, तो 4r जब ऊपर जाएगा तो 2 और ये r आ जाएगा r की पावर 1/2 डिवाइड बाई रूट में g इंटू m, तो 2 2 4 हो गया ये तो है ना, तो यहां से बन गया t इज इक्वल्स टू 4π इंटू r की पावर 3/2 डिवाइड बाई रूट में g इंटू m। आप चाहो तो इस तरह से भी इसको अरेंज कर सकते हो, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, अगर क्वेश्चन यहां से ये प्रूफ करवाएगा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, तो वो भी यहां से प्रूफ हो रहा है। क्लियर है, गॉट इट, बात समझ आई। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा है। क्वेश्चन ने बोला है इफ ए मास कैपिटल M इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स ऑफ मासेस M1 एंड M2, मतलब एक पार्टिकल है बच्चों अपने पास जिसका मास है कैपिटल M, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक M1 और एक M2। तो बच्चों मैंने M1 को बोल दिया M स्मॉल m, तो M2 कितना बचेगा, इसमें से एक पार्ट तो M आ गया, तो दूसरा पार्ट क्या बचेगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये बचेगा ना। अब बोल रहा है हाउ आर M1 एंड M2 रिलेटेड सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम, मतलब इन दोनों मासेस को M1 और M2 को किस तरह से ब्रेक किया जाए, कितना ब्रेक किया जाए कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो, मैक्सिमम, कैसा हो मैक्सिमम। तो दो पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, एक का मास m है, दूसरे का मास m माइनस m है, तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा g m इंटू कैपिटल M माइनस m डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मुझे चाहिए बच्चों मैक्सिमम फोर्स, तो फॉर F शुड बी मैक्सिमम। कंडीशन लिखते हैं मैक्सिमम फोर्स की, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है और उसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए उस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में किया जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में मास पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो मास के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर दो, राइट। तो फॉर मैक्सिमम dF by dm इज इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स। तो करें जरा इसको डिफरेंशिएट, तो d ओवर dm, F कितना है g, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा m इंटू कैपिटल M माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बच्चों जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया, g बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए बचा स्मॉल m कैपिटल M माइनस के m स्क्वायर डिवाइड बाई डी एम इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, ये तो चला गया 0 में, तो डी एम कैपिटल M माइनस के m स्क्वायर डिवाइड बाई डी एम इज इक्वल टू 0। सिर्फ अब हमें इसका करना है बच्चा डिफरेंशिएट, तो कितना होगा देखो, कैपिटल M इंटू स्मॉल m, यहां से कैपिटल M बचेगा क्योंकि स्मॉल m का तो हो जाएगा 1, तो m माइनस के 2m इज इक्वल टू 0। ये कर दिया मैंने इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू m। तो यहां से हमारे पास आ गया 2m इज इक्वल टू कैपिटल M, स्मॉल m इज इक्वल टू बचा गया मेरे पास कैपिटल M बाई 2। तो दोनों बास के बीच में रिलेशन क्या होगा, m1 बच्चों कितना आ गया, m1 कितना हो जाएगा, दैट इज स्मॉल m विच इज इक्वल टू m बाई 2, और m2 कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस m विच इज m बाई 2, कैपिटल M कितना है, कैपिटल M स्मॉल m कितना आ गया m बाई 2, तो कैपिटल M माइनस m बाई 2, तो यहाँ से m2 भी कितना आ जाएगा m बाई 2। इसका मतलब आप कैपिटल M को दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो आधा मास इधर और आधा मास इधर ब्रेक कर दो, दो पार्टिकल में ब्रेक कर दो हाफ मास में, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। एक बार क्वेश्चन को चेकआउट करें, नोट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो गाइज लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।